अब ये सवाल उठना लाजमी है कि 3 साल में कितना बदल गया उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े वादे किए थे। क्या ये वादे हकीकत में बदले? क्या सड़क सुरक्षा और विकास को लेकर जो सपने यूपी की आवाम ने देखे थे वो पूरे हुए? इन तमाम मसलों पर हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बातचीत की। सुनिए ये पूरी बातचीत। 3 साल पूरे करने जा रही है, ऐसे में बहुत सारे जनता से वायदे किए गए थे। कौन कौन से वादे वो पूरे करने में सफल हुई है, आज हम बात करने के लिए दिनेश शर्मा जी के साथ हैं। दिनेश जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेहद सरल, बेहद मृदुभाषी, लेकिन काम करके दिखाने की क्षमता रखने वाले, नकल को पूरी तरीके से समाप्त करने का अगर हम सौभाग्य कहें, बीड़ा उठाने वाला कहें, तो वो दिनेश शर्मा हो सकते हैं। और भी अगर जो भी जिम्मेदारी इनको दी गई है, उन्होंने बखूबी उसको निभाने का काम किया। दिनेश जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। 3 साल अब आप लोग पूरे करने जा रहे हैं दिनेश जी। बहुत सारे वायदे, बहुत सारी चीजें। मैं भी पहले के 100 दिन के कामकाज देख रहा था, उसके बाद अब जब आप 3 साल में आ गए हैं तो और भी बहुत सारे नए आंकड़े आ गए हैं। पहले तो हम आपकी शिक्षा को लेके बात करते हैं कि शिक्षा को लेके आपने एक बड़ा काम किया। नकल को रोकने में आप कितना सफल हुए, कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी कठिनाइयां आई, पहले तो हम सारी चीजें। मैं भी पहले के 100 दिन के कामकाज देख रहा था, उसके बाद अब जब आप 3 साल में आ गए हैं तो और भी बहुत सारे नए आंकड़े आ गए हैं। पहले तो हम आपकी शिक्षा को लेके बात करते हैं कि शिक्षा को लेके आपने एक बड़ा काम किया। नकल को रोकने में आप कितना सफल हुए, कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी कठिनाइयां आई, पहले तो हम इस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था बात करेंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा विभाग रहा है जी, जिसमें 56 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में। एक चुनौती थी एक प्रकार से कि दुनिया का सबसे बड़ा माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड हो जी, और उसमें परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये की गई जी, कि परीक्षाएं 2.5 महीने होती थी, 2-2 महीने होती थी। सबसे पहले परीक्षा को 12 दिन और 15 दिन में संपादित करने की कोशिश की गई, सफल हुए उसमें। और पाठ्यक्रम आजादी के बाद से बदला ही नहीं था। एक शहर में अगर एक किताब चलती थी तो उसी का राइटर दूसरा राइटर दूसरे शहर में मिलता था। पाठ्यक्रमों की कोई समानता नहीं थी। हमने पाठ्यक्रम का पूरा परिवर्तन कर डाला और मात्र 3 वर्षों में एनसीईआरटी के पैटर्न पर हमने परीक्षाओं को संपादित करने की निश्चय किया। जी, हमारी सारी जो पुस्तकें थी बाजार में आई और सबसे बड़ा खुशी की बात यह रही कि जो 10-20 साल पहले जिस रेट पे पुस्तकें मिलती थी उससे कम दाम पर पुस्तक बाजार में उपलब्ध हुई। पाठ्यक्रमों के निर्धारण के बाद हमने परीक्षाओं का समय कम किया। परीक्षाओं का समय कम करने के बाद ये निश्चय किया कि हर सेंटर पर जो 7,784 सेंटर थे हमारे परीक्षा केंद्र, उनमें सीसीटीवी कैमरा हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, राउटर लगा हुआ हो। जी, हर परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम हो और हर जिले में कंट्रोल रूम हो और जिले को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रदेश में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हो मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये व्यवस्था एक चुनौती थी। 1,90,000 के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा होना, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और 1,88,000 के आसपास कक्ष निरीक्षक काम कर रहे हों। लगभग 94,000 के आसपास कमरों में परीक्षा हो रही हो और 56 लाख लोग विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हों। ये किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन नकलविहीन परीक्षा में मुझे खुशी है कि बगैर किसी परीक्षार्थी को दंडित किए, बगैर किसी अध्यापक का अपमान किए ये परीक्षा संपादित हुई। दिनेश जी, मैं देख रहा था रोज आप दौरे करते थे, उसके अलावा लगातार उसकी समीक्षाएं होती थी। बहुत सारी जगहों सेंटर को ऐसे आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे सेंटर का मान्यता रद्द करने के लिए आपने शासन को भेज दिया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कौन से ऐसे जिले थे जो नकल को लेके बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसपे आपकी विशेष नजर थी? नहीं, देखिए, बहुत परिवर्तन आया है जी नकल की प्रावधि में। लेकिन पूर्वांचल में अगर देखें तो कुछ जिले थे जहां शिकायतें थोड़ा सा मिली। मऊ मिली, गाजीपुर में मिली, जौनपुर में थी, लेकिन तत्काल उसका निवारण किया गया और कठोर कार्रवाई की गई। अगर उधर देखें तो अलीगढ़ में एक जगह पे, बलिया में एक जगह पे,
इस प्रकार छोटी मोटी जो घटना, माफिया थे वो माफिया को आपने नेस्तनाबूद करने का काम किया। छोटी घटनाएं का जो ना के बराबर घटनाएं थी वो प्रकाश में आई। और जो एक सामूहिक नकल का व्यवसाय चलता था, कहते थे कि परीक्षा केंद्र का टेंडर उठता था और एक एक परीक्षा केंद्र 20-20 लाख और 15-15 लाख में ये आरोप लगाते थे समाचार पत्र कि वो बिकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी ऑनलाइन किया गया कंप्यूटराइज सिस्टम के माध्यम से, और इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आई। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। तो रिजल्ट कब डिक्लेयर होने की? हम लोगों ने 1 साल पहले कह दिया था जी कि 18 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और 6 के पहले हम बल्कि 29 के पहले तो हम हाई स्कूल की खत्म कर देंगे और 6 मार्च के पहले हम इसकी इंटरमीडिएट की समाप्त कर देंगे। तो परीक्षा जो 1 साल पहले हमने कहा था उसके अनुसार समाप्त हुई और हमने उसी अपने एकेडमिक कैलेंडर में कहा था कि 24 अप्रैल तक रिजल्ट निकालेंगे। 24 तक निकालेंगे। 24 तक रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब अगली चुनौती है 24 अप्रैल। हाँ, 24 अप्रैल। अब आपकी अगली चुनौती है एडमिशन। मुझे याद है अच्छी तरह से कि फीस के नियंत्रण को लेके आपने बहुत सारी बातें कही थी। आपको क्या लगता है दिनेश जी की जो बड़े स्कूल थे जो मनमानी कर रहे थे, खासतौर पे इंग्लिश स्कूल, जिसमें 2 आपके मेन टारगेट थे, एक तो फीस नियंत्रित होना, दूसरा गरीब बच्चों का एडमिशन होना, तो आप उसमें पिछले साल जो भी आपके पास आंकड़े आए होंगे वो आपको पता होगा, और इस बार आप क्या उसमें करने जा रहे हैं? देखिए, 100 बच्चे की शिकायत आती थी फीस के संबंध में, तो अब 1 शिकायत आती है। इतना अंतर आया है। फी रेगुलेशन एक्ट केवल उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा जो बनाया गया फी रेगुलेशन एक्ट, वही आज बड़े प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है, उसमें अगर कोई शिकायत आती है तो कोई सीधे कर सकता है कि इसने फी फलाने स्कूल ने बढ़ाई। अगर शिकायत सही मिलती है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर वो 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरते और शिकायत को समाप्त नहीं करता विद्यालय तो 5 लाख का जुर्माना। अगर तीसरी बार नहीं माने तो उनकी जो मान्यता है वो समाप्त करने का काम ये कमेटी करती है। अगर जिलाधिकारी की कमेटी की किसी निर्णय से कोई शिकायत मान लो विद्यालय को है या किसी अन्य को है, तो मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी है उससे वो शिकायत कर सकते हैं। यानी शिकायत का निदान आपको हर मोर्चे पे उसका समाधान मिलेगा। अच्छा, उच्च शिक्षा भी चूंकि आप देख रहे हैं दिनेश जी, तो मुझे ये बताइए कि उच्च शिक्षा में एक तो ये था कि भाई बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी बननी थी, बहुत सारे नए कोर्सेज शुरू होने थे, उसमें कितना सफल हुए आप? देखिए, मैं इतनी कह सकता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा में अगर आप देखें तो 48 विद्यालय विगत 15 वर्षों में बने, और जब से हम लोग 2017 से शासन में आए तो 205 के आसपास विद्यालय बना के हम शुरू कर चुके हैं। 205 आपने बना, और 166 उसमें दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल है। तो इतना अंतर है हमारी कार्यशैली में। और उच्च शिक्षा में जो आपने प्रश्न किया उसमें भी हम 100 से ऊपर विद्यालय बना चुके हैं और लगभग 50 के आसपास हम बना रहे हैं। हम 3 नए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और साथ में एक लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो प्रयागराज में हम खोल रहे हैं, साथ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तर्ज पे, जैसे बाकी जगहों पूरे देश में है। जी। और एक पुलिस फॉरेंसिक जो विश्वविद्यालय है वो भी खुला है, एक आयुष विद्यालय भी खुला है। अच्छा, तो अगर ऐसा देखें तो 6 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और साथ में 27 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे अभी तक आजादी के बाद से। जी, हमने एक दिन में 28 निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति दी है। अच्छा, तो कब तक वो आ जाएंगे धरातल पे? धरातल पे काम शुरू कर दिए हैं। अच्छा, धरातल पे उनका काम शुरू हो गया है। दिनेश जी, ये बताइए मुझे, अगला हम सवाल लेते हैं। आपकी सरकार ने ये भी कहा था कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे केजी से पीजी तक, उसमें क्या प्रगति है? हमारे सरकारी विद्यालयों में मौजूद है। हम केजी टू पीजी दे रहे हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं हमारे सरकारी स्कूल में दे रहे हैं। दूसरी एक और बड़ी बात थी डॉक्टर साहब कि जो पोस्ट बहुत सारे खाली हैं आपके यहाँ बहुत सारे विद्यालयों में, स्कूलों में। देखिए, हमारा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आयोग बड़ी तेजी के साथ में जो शिक्षकों की भर्ती का काम है कर रहा है। हजारों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती भी हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा में अगर आप देखो तो 55,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। जहां पर शिक्षक भर्ती माध्यमिक में नहीं है और उच्च में, जी,
वहां हम सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से, तो वो शुरुआत हो गई है कमी वो पहले से शुरू हो गई, बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि गंगा सफाई को लेके पिछले बार जो बजट था वो तकरीबन 2200 करोड़ के आसपास था। कहा ही गया कि भाई बहुत सारा बजट जो है आप लोग खर्चा नहीं कर पाए, उसकी वजह से इस बार बजट कम कर दिया गया है। गंगा सफाई आपके एजेंडे में, आपकी सरकार के एजेंडे में, भारत सरकार के एजेंडे पे बहुत ऊंचाई पे है। देखिए, गंगा सफाई के लिए अलग अलग कई विभाग काम करते हैं जी। जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और भारत सरकार भी गंगा मिशन के अंतर्गत काम कर रही है। तो ये अलग अलग विभागों में काम है, तो आपको एक पर्टिकुलर जगह बजट कम दिख रहा होगा, लेकिन वो कई और जगह बजट है। अच्छा, तो निश्चित रूप में हमने गंगा पे बहुत अच्छा काम किया है। इसका सबसे उदाहरण है कि हमने कई नालों को टैप्ड किया है, कई जगह पर हमने एसटीपी को लगाने में हम कामयाब बने हैं। तो आज गंगा पहले से अगर आप देखें कि कुंभ हुआ तो कुंभ में लोग पास गंगा के जाने में डरते थे, कितनी गंदगी वहां पे थी। कुंभ में लोगों ने आचमन भी किया है, स्नान भी किया है और बड़े प्रसन्नता पूर्वक गए हैं और पक्षी भी आए हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि उसमें इतना अंतर आया है सफाई में। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि अभी मैं एनसीआरबी के आंकड़े देख रहा था, अपराध को लेके लगातार मुख्यमंत्री भी बात करते हैं, आप लोग भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि अपराध में आपके पास जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो क्या कहते हैं, तब मैं सवाल आपसे पूछूं। नहीं, देखिए, अपराध में हमारी काफी कमी आई है। और अगर आप देखें कि अपराध में जैसे कि आप चाहे जिस चीज में देखें, महिलाओं पे जो अपराध है वो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट रैंक पे है। नहीं, ये गलत है। आप बताइए। हमने हर जगह पे जो हमारे, चाहे वो महिलाओं के बारे में अगर आप कह रहे हैं जी, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमने 2 लोगों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास, 420 को अन्य प्रकार की सजाएं की हैं। 2019 में 3 को मृत्युदंड और 152 को आजीवन कारावास और 585 को अन्य सजाएं दी हैं। हमारा जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद में हमने तमाम प्रकार की और जैसे सुरक्षा कवच योजना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तथा जो डायल 112 पर भी अगर हम सुरक्षा की मांग करते हैं तो गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के काम करते हैं। और अगर हम देखें कि जो 300 पीआरबी में 2-2 महिला हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कई जगह पर महिला पीएससी वाहिनियां स्थापित की गई हैं। 76 महिलाएं स्थापित किए गए। ये सब तो दिख रही हैं कि नहीं, आने वाले समय में ये दिखेंगी। लेकिन जो अपराध हो रहे हैं, आप देखिए, नाव में अभी बलात्कार हुआ। मैं इतना कह सकता हूं कि जो घटनाएं जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश में अगर आप पिछले सरकारों से आपके आंकड़े देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले में हुआ तो हमारे में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने काफी कम हमारे आए हैं। अनुसूचित जात पे अगर आप देखें तो काफी अधिक कमी आई है। महिलाओं में हमने 81 न्यायालय स्थापित किए, त्वरित सुनवाई करके हम दंड की प्रावधान कर रहे हैं। हमने विभिन्न जगहों पर अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, छिनौती हो, उसके साथ साथ हमने जो विभिन्न प्रकार के अपहरण उद्योग बन गया था उसको समाप्त किया है। आज मतलब आप कहना चाहते हैं कि डर लोगों के, मतलब अपराधियों के मन में डर लाने का काम आपने किया है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर है, लोग अपनी जमानत कटवाकर जेल में जा रहे हैं, इस बात का समूह है। आज आप टिप्स पे एक भी माफिया गैंग का नाम नहीं बता सकते जो उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा हो। ये अंतर है पहले से। पहले तो हर जिले में नहीं, हर मोहल्ले का माफिया आपको नाम आपके टिप्स पे होता था कि ये माफिया फलाने मोहल्ले का है। आज आप जिले के माफियाओं का नाम टिप्स पे ले लीजिए जो आज सक्रिय हो। ये अलग बात है कि घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण बीच बीच में घट जाती हैं, उनपे अंतर ये है कि घटनाएं घटती हैं, हम त्वरित कार्रवाई करके उसको निवारित कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। पहले वो घूमता था खुलेआम घटना करने के बाद, आज वो जेल की सलाखों में होता है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि भाई खुद ही चला जा रहा है जेल की सलाखों के पीछे है? नहीं, हम पकड़ भी रहे हैं और खुद भी वो डर के चले जाते हैं कि अपनी जमानत कटवा के चले जाना। ये इस बात का सबूत है कि आज व्यक्ति में डर पैदा हुआ है इस बात का, और डर पैदा होने का मूल कारण ये है कि पुलिस सक्रिय है, प्रशासन की नीयत जीरो टॉलरेंस है अपराध पे, ये हमारा है। इसके कारण हम लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज न करने का है। आज छोटी घटना होती है वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होता है,
पहले बड़ी घटनाओं के घटने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। आप मुझे ये बताइए कि आप यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले, यहीं बढ़े, ये जो एनआरसी को लेके जो लगातार धरना चल रहा है, सीए को लेके जो लगातार धरना चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले होंगे, क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है वो धरना घंटा घर का? नहीं, देखिए, अगर एक निर्विवाद रूप में कोई चीज चलती है तो उसका उपाय होता है। जब किसी का पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, वो तो आम लोग हैं, उनका क्या? और राज्य में आम लोगों के पीछे जो राजनीतिक शक्तियां संचालित हो रही हैं, तो आप लोग बेनकाब कर रहे हैं उनको? करिए। और वो बेनकाब स्वयं से हो रही हैं, स्वयं से बेनकाब उनके बीच में हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के धरने जल्दी समाप्त होंगे, क्योंकि धरना देने वाले जान गए हैं कि उनको कौन लोग भड़का रहे हैं। आज धरने में अगर आप देखें तो गिनती के लोग इसलिए आ रहे हैं कि अधिकांश लोगों को ये पता चल चुका कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। सरकार सबसे वार्ता के लिए तत्पर है। कोई अगर बात करता है तो सरकार उसका स्वागत करती है। डॉक्टर साहब, बिजली, सड़क और पानी, ये तीन सबसे बड़े मुद्दे थे जिसको लेके सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। अभी स्मार्ट मीटर की बात हो रही थी, उसमें लगातार शिकायतें थी। अभी इतना बड़ा घोटाला जो पीएफ का घोटाला हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो आदमी पीड़ित है उसको न्याय मिलने में तो बहुत समय लग जाए। आप जैसे पीएफ घोटाला की बात कर रहे हैं जी, ये बीजेपी सरकार के समय का नहीं है। बीजेपी सरकार में इसको उजागर किया गया है कि पहली सरकारों का किया हुआ क्रियाक्रम है। अब इस प्रकार का कोई चीज आती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर देती है, सरकार उसको टालती नहीं है। इस सरकार की विशेषता है। मिलने में तो बहुत समय लग जाए। आप जैसे पीएफ घोटाला की बात कर रहे हैं जी, ये बीजेपी सरकार के समय का नहीं है। बीजेपी सरकार में इसको उजागर किया गया है कि पहली सरकारों का किया हुआ क्रियाक्रम है। अब इस प्रकार का कोई चीज आती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर देती है, सरकार उसको टालती नहीं है। इस सरकार की विशेषता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। आपकी राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब सारे लोग सब एक हैं, सब बेहतर है? उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कहूं तो बहुत दिनों के बाद, मैं ही नहीं कह रहा हूं, अभी तो सर्वेक्षण भी आया है कि योगी आदित्यनाथ जी भारतवर्ष के सर्वोत्तम अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और ये आपके यहाँ विधायक धरने पे बैठ जा रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। आप खुद ही कितनी बार मनाने चले गए? एक दिन अगर 5 मिनट की बात हुई तो दूसरे दिन उसने आधे घंटे सरकार के पक्ष में भाषण दिया, उसका भी जिक्र आना चाहिए। डॉक्टर साहब, उसका जिक्र तो आई है। मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि आखिर ये नाराजगी, सरकार के खिलाफ धरने पे कोई नहीं बैठा, पहली चीज है। और अगर कोई अपनी बात को रखना चाहता है, इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए, हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो इसको नाराजगी नहीं मानना चाहिए। सरकार के साथ सब भी थे और पुरजोर तरीके से सरकार का समर्थन भी करते हैं। अभी आप लोग गांव के चुनाव में जा रहे हैं, पंचायत के चुनाव में जा रहे हैं, उसके अलावा 2022 में सबसे बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला समय होगा, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने, सब बेहतर रहेगा? जितने नंबर्स थे उतने देखिए, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और इसका सबूत सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप देखें तो 2014 में से ही अगर हम तुलना कर रहे हैं जी, कि उत्तर प्रदेश में बैंक की शाखाएं 16,264 थी। आज अगर आप 2019 में देखें तो ये शाखाएं बढ़कर 18,869। बैंक भी तो उसमें आ जा रहा है। मैं इसी में बता रहा हूं कि बैंक खाते जो 8 करोड़ 62 लाख थे 2014 में, वो बैंक खाते बढ़कर 16 करोड़ और 36 लाख के आसपास हो गए। हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है, वो आय जो 2014 में 42,267 रुपए थी, वो 2019 में बढ़कर 64,330 रुपए हो गई। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, बैंक की शाखाएं बढ़ी, बैंक के खाते बढ़े। ये इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक रूप में सबलता उत्तर प्रदेश में आई है। 28% के आसपास निर्यात हमारा बढ़ा है। तो ये एक आर्थिक विश्लेषण है जो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में हमें उन्नति की ओर जा रहे हैं। 89,000 करोड़ के आसपास हमने गन्ना किसानों का बकाया का देख रहा था कि आपने गन्ना किसानों पे आप नंबर 1, चीनी में आप नंबर 1, उत्पादन नंबर 1, आवास शहरी विकास में नंबर 1, उज्ज्वला में आप नंबर 1। तो मैं वही आज विज्ञापन देख रहा था, मैं आने से पहले मैंने इसको पढ़ा कि मैंने कहा कि कहाँ नंबर 1 है और कहाँ नंबर 2 है।
नहीं, जहां भी नंबर 2 है, नंबर 1 के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले होता था उत्तर प्रदेश तो कहते थे पिछड़ा प्रदेश, और नीचे से हम लोग उसके आंकड़े देखते थे कौन से नंबर पे है। आज पूरे भारतवर्ष में हम पहले, चाहे केंद्र की योजनाएं रही हो, चाहे हमारी इंडिविजुअल कोई योजना रही हो, आज हम ऊपर से नंबरों में आ रहे हैं। ये परिवर्तन है 3 साल में उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हमने जिस बेहतरी के साथ में काम किया है, हर क्षेत्र में गांव गांव हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, बिजली का कनेक्शन का काम किया है। और हमने नहीं, लेकिन आपने स्मार्ट मीटर के बारे में नहीं बताया, जितनी शिकायतें आ रही हैं उसमें। नहीं, जो शिकायतें आती है उसका निवारण करते हैं। तो शिकायत इसका मतलब है अगर शिकायत आए तो हम योजना समाप्त करते, ये नहीं होता है। शिकायत आए स्मार्ट तो मीटर की बात हो, उज्ज्वला की बात नहीं। उज्ज्वला में नहीं, अगर स्मार्ट मीटर की शिकायत आती है तो उसको तत्कालीन रूप में उसको निवारित करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये समझे कि उत्तर प्रदेश जो है आपके हिसाब से सब जगह नंबर 1 है, और आने वाले समय में भी जहां नहीं है वहां हो जाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि 3 साल आप पूरे करने जा रहे हैं, और जहां पे आप नंबर 2 हो वहां पे नंबर 1 बने। लेकिन जो समस्याएं हैं उसको अभी और गंभीरता से दूर करने की जरूरत है, खासतौर पे राजनीतिक समस्याएं, जो राजनीति चल रही है। तो ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात कही। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहां पर सरकार इनकी एक बार फिर से बड़े नंबरों के साथ आएगी, और हम जहां पे नंबर 2 हैं वहां पे हम नंबर 1 होने की लगातार कोशिश करते हैं।